हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉर्पोरेट गवर्नेंस का यूनिट नंबर 2, जिसमें हम बात करेंगे बोर्ड स्ट्रक्चर के बारे में, डायरेक्टर्स के बारे में, उनके फंक्शंस के बारे में, इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है, विसल ब्लोइंग क्या होता है, शेयर होल्डर एक्टिविज्म क्या होता है और रोल ऑफ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट क्या होता है, क्लास एक्शन सूट्स क्या होता है, सीएसआर क्या है कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर, कॉन्सेप्ट क्या है गांधीयन ट्रस्टीशिप का। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। और अगर आप सभी को ये पीडीएफ चाहिए, यानी कि ये नोट चाहिए, तो आपको टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, तो उसको ज्वाइन करिएगा और मैं टेलीग्राम पे इसके नोट्स अपलोड कर दूंगा। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बोर्ड स्ट्रक्चर क्या होता है। तो बोर्ड स्ट्रक्चर होता क्या है, उसमें कई सारे अलग अलग टाइप के लोग होते हैं और उनके पास अलग अलग उनकी ड्यूटीज़ होती है, जिससे क्या है वो इंडिपेंडेंटली एक काम कर सकें और डिसीजन मेकिंग दे सकें और जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है वो इफेक्टिवली वर्क कर सके। मैं आपको इसकी एक डेफिनेशन भी बता देता हूँ। द बोर्ड स्ट्रक्चर रेफर्स टू द कॉम्पोजिशन, टाइप्स, numbers and classification of directors in the boardroom and how responsibilities are distributed among them. A well structured board ensures diversity of expertise, independence in decision making and effective governance. Then हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में। देखिए, जो डायरेक्टर्स होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे सबसे पहले हमारे पास आता है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन होता है? A full-time employee of the company actively involved in daily operation, यानी कि जो फुल टाइम एम्प्लॉयड होता है और जो डेली ऑपरेशंस में इन्वॉल्व रहता है, उसको हम एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कहते हैं। एग्जाम्पल की तरह a CEO और CFO who is also a board member, example सुंदर पिचाई CEO of Alphabet Incorporation and a board member। नेक्स्ट हम बात करेंगे नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के बारे में। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नॉट इन्वॉल्व इन डे टू डे अफेयर्स बट प्रोवाइड्स ओवरसाइट एंड गाइडेंस। देखिए, ये जो डेली के ऑपरेशंस होते हैं इसमें ये नहीं होते हैं, बट ये क्या करते हैं, ये ओवरसाइट यानी कि ऊपर से ये ध्यान रखते हैं और ये गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं अदर बोर्ड मेंबर्स को। जैसे कि कोई रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट है, कोई इंडस्ट्री एक्सेट है जो अपॉइंट किया जाता है एक प्राइवेट कंपनी के द्वारा। हम बात करें, जैसे मान लीजिए कोई एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है जो जीएसटी लॉ के अंदर कोई काम कर चुका है, या फिर कोई इनकम टैक्स ऑफिसर था पुराना, उसे किसी प्राइवेट कंपनी ने अपने वहाँ पे जॉब पे रख लिया और उसके बाद उसने वहाँ पे अपना काम करना शुरू किया। तो ये कौन लोग होंगे? ये क्या करेंगे, केवल गाइडेंस ऊपर से देंगे बस, और ये डे टू डे जो रूटीन बेसिस पे वर्क होते हैं ये उसमें काम नहीं करते हैं। देन अगर हम बात करें, देन हमारे पास आते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। एक जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर विथ नो मटेरियल और पेन्यूसरी रिलेशनशिप विद द कंपनी एनहांसेस ऑब्जेक्टिव। देखिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन से डायरेक्टर होते हैं? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वो डायरेक्टर होते हैं जो एकदम इंडिपेंडेंट होते हैं, प्रॉपर। जैसे इंडिया की अगर हम बात करें, जो TCS है, इन्फोसिस है, रिलायंस है, इन सभी के जो रिलायंस हैव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, इन सभी के अलग डायरेक्टर्स हैं, जैसे कि दीपक परेख। नेक्स्ट अगर हम बात करें नॉमिनी डायरेक्टर के, ये नॉमिनी डायरेक्टर क्या होता है? ये अपॉइंट किया जाता है इनका या तो स्टेक होल्डर जो होते हैं, शेयर होल्डर होते हैं, उनके द्वारा, या तो गवर्नमेंट के द्वारा, या तो कोई अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसके द्वारा। एग्जाम्पल की तरह LIC अपॉइंटिंग अ डायरेक्टर टू द बोर्ड ऑफ अ कंपनी इन विच इट होल्ड सिग्निफिकेंट शेयर्स। जैसे कि LIC का मान लीजिए एक कंपनी है, हम TCS का एग्जाम्पल लेते हैं। LIC उसमें मोर देन 40% शेयर होल्ड करके रखती है, तो LIC क्या करेगी, वहाँ पे अपना एक नॉमिनी जो डायरेक्टर होता है उसे अपॉइंट करवा देगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे वुमेन डायरेक्टर। देखिए, जो सेबी है उसने जितने भी टॉप लिस्टेड जो कंपनीज हैं उसके अंदर मैंडेट करा है कि कम से कम एक तो वुमेन डायरेक्टर होनी चाहिए किसी कंपनी के अंदर। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि जो जेंडर डाइवर्सिटी है उसको मतलब जेंडर इक्वेलिटी की तरफ फोकस किया गया है, जैसे केवल मैन ना हो कि वहाँ पे वुमेन भी हों। एग्जाम्पल की तरह इंदिरा नूई हैं और ये अरुंधति भट्टाचार्य हैं जो अपॉइंट की गई थी बोर्ड मेंबर के लिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि लीगल प्रोविजंस क्या है इंडिया के अंदर, तो अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 और कुछ सेबी के लॉ हैं उनके हिसाब से जो मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर होते हैं वो पब्लिक कंपनी के अंदर 3 होने चाहिए और प्राइवेट कंपनी के अंदर 2 होने चाहिए, और जो 1% कंपनी होता है उसके अंदर केवल 1 होना चाहिए, और जो मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर होते हैं वो 15 होने चाहिए, यानी कि मैक्सिमम लिमिट इनकी 15 हो सकती है। और अगर कोई स्पेशल रेजोल्यूशन पास होता है तो उस ऑन बिहाफ ऑफ दैट रेजोल्यूशन ये क्या होते हैं, ये 15 से ज़्यादा भी बढ़ सकते हैं। और एटलीस्ट 1 वुमेन डायरेक्टर होनी चाहिए किसी भी क्लास कंपनीज में।
एटलीस्ट वन रेजिडेंट डायरेक्टर होना चाहिए, यानी कि जो इंडिया के अंदर 182 डेज से ज़्यादा रहा हो। लिस्टेड कंपनी मस्ट हैव, यानी कि लिस्टेड कंपनी की अगर हम बात करें तो उसमें क्या होना चाहिए, एटलीस्ट 50% क्या है, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होने चाहिए। जो 1/3 होना चाहिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का, अगर चेयरपर्सन जो है वो नॉन एग्जीक्यूटिव है। हाफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए फिर जब जब चेयरपर्सन जो है हमारा वो एग्जीक्यूटिव है। यानी कि यहाँ पे ये बताया गया है जो 50% जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होने चाहिए लिस्टेड कंपनीज में। अगर हमारा चेयरपर्सन है वो नॉन एग्जीक्यूटिव है तो 1/3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। अगर हमारा चेयरपर्सन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है उस टाइम पे जो हमारे हाफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें रोल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, रोल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यानी कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं उनका रोल क्या होता है। तो जो रोल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं उनका रोल होता है कि कैसे वो मैनेज करते हैं और उनको डायरेक्शन प्रोवाइड किया जाता है कि कैसे वो कॉर्पोरेट के ऊपर अपना कंट्रोल करें और उसे मॉनिटर कर सकें। जैसे कि अभी हम यहाँ पे बात करेंगे प्राइमरी फंक्शन क्या होता है बोर्ड का। सबसे पहले तो स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन, यानी कि लॉन्ग टर्म विजन सेट करते हैं, मिशन, गोल, ऑब्जेक्टिव, और अप्रूव करते हैं मर्जर्स को, एक्सपेंशंस को। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो इन्फोसिस बोर्ड अप्रूव इट्स ग्लोबल एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी। नेक्स्ट अगर हम बात करें मॉनिटरिंग एंड सुपरविजन की, तो ओवरसीज जो कंपनी परफॉर्मेंस होती है, अप्रूव्स मेजर डिसीजन एंड चेक्स मैनेजमेंट एक्टिविटीज़। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो टाटा सन्स बोर्ड इंटरवीन्ड इन द रिमूवल ऑफ साइरस मिस्ट्री। नेक्स्ट अगर हम बात करें रिस्क मैनेजमेंट की, तो रिस्क मैनेजमेंट के लिए यानी कि ये मिनिमाइज करते हैं रिस्क को, फाइनेंशियल रिस्क को, ऑपरेशनल रिस्क को, और जो उनके रेप्यूटेशन होती है यानी कोई ब्रांड रिस्क है, गुडविल रिस्क है, तो इसे भी ये मैनेज करते हैं। जैसे कि येस बैंक बोर्ड वॉज क्वेश्चन बाय आरबीआई फॉर इनएडिक्वेट रिस्क कंट्रोल्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें फाइनेंशियल ओवरसाइट, देखिए किसी भी कंपनी के लिए जो उसका फाइनेंशियल कैपिटल होता है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये क्या करते हैं, ये बजट वगैरह बनाने में भी हेल्प करते हैं। जो रोल होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का, ये फाइनेंस उनका कहाँ कहाँ पे खर्चा हो रहा है ये इसके ऊपर ध्यान देते हैं। और ये डिफरेंट टाइप जो ऑडिटर होते हैं जो कंपनीज के बैलेंस शीट्स को चेक करते हैं, अदर रिपोर्ट्स को जो चेक करते हैं, ये उनसे भी इंटरेक्ट करते हैं। जैसे कि बोर्ड अप्रूवल ऑफ एनुअल रिजल्ट, एनुअल रिपोर्ट, ऑडिट फाइंडिंग्स, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट ये अपॉइंटमेंट और रिनोमिनेशन के लिए भी हेल्प करते हैं, यानी कि किसी का अपॉइंट करना है, उनकी सैलरी क्या होनी चाहिए, तो ये इसके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लीगल कंप्लायंस की अगर बात करें तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो होते हैं वो इंश्योर करते हैं कि जितने भी लॉस हैं जो हमारी कंपनी पे लग रहे हैं और हमारी कंपनी को फॉलो करना चाहिए, तो क्या हमारी कंपनी फॉलो कर रही है या फिर नहीं कर रही है, तो इसके ऊपर भी इसमें बात होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें बोर्ड स्ट्रक्चर के बारे में कि वो गुड गवर्नेंस में कैसे हेल्प करता है, तो ये एनहांस करता है ट्रांसपेरेंसी को, अकाउंटेबिलिटी को। उसके बाद ये बैलेंस करता है जो पावर होती है, जो हमारी अथॉरिटी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मैनेजमेंट और शेयर होल्डर्स के बीच में। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये है एथिकल लीडरशिप, यानी कि कोई भी अगर काम हो रहा है तो वो सही तरीके से होना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए जिससे कि कंपनी के जो रेपुटेशन है, ब्रांड है, कंपनी का जो गुडविल है, उसके ऊपर इम्पैक्ट करे। ये अट्रैक्ट करते हैं इन्वेस्टर को और स्टेक होल्डर ट्रस्ट को। ये प्रिवेंट करते हैं, रोकते हैं, हेल्प करते हैं कॉर्पोरेट फ्रॉड को रोकने में। अगर कोई भी कंपनी के अंदर कोई स्कैम हो रहा है, कोई मिसमैनेजमेंट कर रहा है, तो वे इसके खिलाफ भी एक्शन लेते हैं और इन सारी चीज़ों को वो मॉनिटर करते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारे पास आता है रियल लाइफ कॉर्पोरेट केसेस, यानी कि हम ऐसे कई सारे कंपनीज के बारे में यहाँ पे बात करेंगे जिसमें कि जो कॉर्पोरेट केसेस अराइज हुए हैं, रियल लाइफ केसेस। सबसे पहले हम एग्जांपल लेंगे गुड एग्जांपल। गुड एग्जांपल के अंदर हमारे पास आता है इन्फोसिस। इन्फोसिस के अंदर क्या है, जो आधे से ज़्यादा डायरेक्टर हैं वो मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर इज इंडिपेंडेंट, यानी कि वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं। जो नंदन नीलेकर्णी हैं वो नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन की तरह अपॉइंट किए गए थे। स्ट्रक्चर्ड कमेटी है जो ऑडिट को और रिस्क को और अगर कोई भी किसी को प्रॉब्लम होती है तो उसको एड्रेस करते हैं। इनके पास जो बोर्ड रूम की ट्रांसपेरेंसी है वो बहुत ही ज़्यादा हाई है, यानी कोई भी मीटिंग होती है, कोई भी रिपोर्ट होता है तो वो पब्लिक किया जाता है। ऐसी बात नहीं है कि कोई भी रिपोर्ट अगर पब्लिक कर रही है, पब्लिक हो रही है, पब्लिक में आ रही है, तो उसमें कुछ मतलब क्या कहते हैं उसे विंडो ड्रेसिंग, यानी कि वो कुछ चेंजेस करके लेके आ रहे हैं। अगर हम बात करें पुअर गवर्नेंस एग्जाम्पल की, तो हमारे पास सबसे बड़ा एग्जाम्पल है सत्यम स्कैम का।
जिसमें बिग इंडिपेंडेंट ओवरसाइट था, जिसमें जो रामालिंगा राजू थे उन्होंने अलाउ करा था कि वो जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं उसमें फॉल्स स्टेटमेंट्स को दिखा सकें, यानी कि पैसा कहाँ खर्च हो रहा है, पैसा कहाँ से आ रहा है, हमारा प्रॉफिट कितना है और कंपनी के रेवेन्यूज़ के सोर्सेज क्या क्या हैं, ये सारी चीज़ें इन्होंने गलत तरीके से दिखाया था। बोर्ड फेल कर गया था फाइनेंशियल ओवरसाइट रखने में। ये हम बात कर रहे हैं सत्यम स्कैम के बारे में, जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि पुअर गवर्नेंस मॉडल के बारे में। तो जो बोर्ड था वो फेल कर गया था कि आप उनका पैसा कहाँ कहाँ खर्च हो रहा है, कहाँ कहाँ से आ रहा है उसके ऊपर, जिससे कि वो अपनी कंपनी का रिस्क मैनेज नहीं कर पाएँ। नेक्स्ट अगर हम बात करें पोस्ट स्कैम रिफॉर्म्स की, जैसे कि जब ये स्कैम हो चुका उसके बाद कौन से रिफॉर्म्स आए, उसके बाद क्या रिफॉर्म आया। सबसे पहले क्या होता था, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को रखने के लिए मैंडेटरी नहीं था, यानी अगर आप रखना चाहते हैं तो अपनी कंपनी में रखें, अगर आप नहीं रखना चाहते हैं तो नहीं रखें। लेकिन जब ये स्कैम हुआ सत्यम का, उसके बाद जो मैंडेट कर दिया गया कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स आपकी कंपनी में होना चाहिए, जिससे कि जो ये सारे देखिए अगर किसी भी कंपनी में कोई स्कैम चल रहा है तो अगर देखो भाई, अगर कोई 1000, 5000, 10,000 तक का कोई स्कैम हो रहा है तो यानी कि वो नॉर्मल पर्सन, कोई भी छोटे लेवल का मिडल मैन वो कर सकता है। लेकिन अगर जहां बात करोड़ों की पहुंचती है तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि जो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट है उनको कुछ भी पता ना हो। उनमें से कुछ ना कुछ लोग जरूर मिले हुए होंगे उन लोगों से जो स्कैम कर रहे हैं। तो इसके बाद ऐसा किया गया कि जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स है वो मैंडेट कर दिया गया, जिससे कि क्या हो सके, वो सारी चीज़ों को मॉनिटर कर सकें और ऐसा कोई स्कैम फ्यूचर में ना हो और फ्यूचर में ऐसे कोई स्कैम होने से वो लोग उसे रोक सकें। नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है बोर्ड कमिटीज़ का, यानी कि बोर्ड कमेटी क्या होती है। वेयर इज बोर्ड कमिटीज़। देखिए बोर्ड वाली जो कमेटी होती है, यानी कि जिसे हम बोर्ड कमेटीज़ कहते हैं, ये क्या होते हैं, एक सब ग्रुप फॉर्म होते हैं। जैसे कि आप एक एग्जांपल लेके हम चलें, मान लीजिए आपका एक बड़ा सा क्लासरूम है और उसके अंदर 100 स्टूडेंट्स हैं। अब क्या करते हैं, उनमें से 50 स्टूडेंट तो क्या बनाते हैं कि भाई हम तो देखभाल करेंगे क्लास की। अब जो 50 स्टूडेंट हैं उनमें से ही 10-10 के फिर 5 ग्रुप अलग से बन के आते हैं, हम क्लास में ध्यान रखेंगे, हम क्लास वर्क कॉपी की। एक कमेटी बोलती है हम होमवर्क कॉपी का ध्यान रखेंगे, एक बोलता है हम असाइनमेंट पे ध्यान देंगे। तो ये जो ग्रुप बना है वो सब ग्रुप है। तो ऐसे ही क्या होता है, बोर्ड कमिटीज़, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं वो एक अलग से कुछ ग्रुप फॉर्म करते हैं, जिससे कि वो क्या सकें, वो और ज़्यादा मॉनिटर कर सकें किसी भी एक इंडिपेंडेंट टास्क को। जैसे कि एक्सपर्ट ड्रिवन टास्क है, टाइम एफिशिएंट डिसीजन मेकिंग के जो हेल्पफुल हो, जैसे कि रिस्क के लिए और ऑडिट के लिए, रेम्यूनरेशन के लिए, अपॉइंटमेंट के लिए अलग अलग डिफरेंट टाइप्स की कमिटीज़ फॉर्म कर दी जाती है। अब देखिए इसका पर्पज़ जो होता है बहुत ज़्यादा सिंपल होता है। पर्पज इसका होता है टू इंश्योर स्पेशलाइज्ड ओवरसाइट, यानी कि जो ओवरसाइट हो रही है वो तो ठीक है, जो मेन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो तो कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई मेन डिपार्टमेंट उसका है, जैसे कि अगर हम बात करेंगे हर एक कंपनी में क्या होता है, फाइनेंस तो जरूरी होता है, लेकिन उस फाइनेंस को देखने के लिए जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है वो तो ध्यान रखता है उसका, लेकिन उसी फाइनेंस को देखने के लिए एक डिपार्टमेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट बना दिया जाता है। भाई देखो एचआर के साथ उनको मिलकर काम करना है, मार्केटिंग के साथ उनको मिलकर काम करना है, ऑपरेशंस डिपार्टमेंट के साथ उनको मिलकर काम करना है, लेकिन जो फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है वो मेनली फोकस्ड किस पे होता है, वो मेनली फोकस होता है फाइनेंस पे, कि वो पैसा कहां से रेज करेंगे, वो पैसा किसको देंगे, कौन सी जो उनकी डिपार्टमेंट है उसमें पैसा कितना जाना है। तो इसी तरह जो हमारी जो ये बोर्ड कमिटीज जो बनती है इसके अंदर मेनली फोकस किया जाता है कि इंडिपेंडेंट टास्क के ऊपर ध्यान दिया जाए कि किसका अपॉइंटमेंट हो रहा है और किसको हम बाहर निकाल रहे हैं, सैलरी कितनी रहेगी, रिस्क हम कितना ले सकते हैं, और क्या कहते हैं उसका कौन से प्रोडक्ट, मान लो कोई कंपनी है जो प्रोडक्ट के बेसिस पे अगर काम कर रही है तो हम प्रोडक्ट के ऊपर भी एक बोर्ड ऑफ कमेटी बना सकते हैं कि वो प्रोडक्ट को लेके केवल ध्यान रखेगी कि इस प्रोडक्ट में और क्या चेंजेस किए जा सकते हैं, मॉडिफिकेशंस किए जा सकते हैं। इसी टाइप में कॉर्पोरेट गवर्नेंस में क्या होता है, ये रिस्क वगैरह के रिलेटेड होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो टाइप्स क्या होती हैं बोर्ड कमेटी की और उनके फंक्शंस क्या होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है ऑडिट कमेटी। ऑडिट कमेटी का काम क्या होता है, वो ऑडिट से रिलेटेड जितने भी टास्क होते हैं उन पे वो मॉनिटर करता है, ध्यान रखता है, रिकमेंड करता है ऑडिटर के अपॉइंटमेंट के रिमूवल के ऊपर। जैसे कोई ऑडिटर है वो काम कर रहा है, अब उसके अपॉइंटमेंट पे या फिर नया अपॉइंटमेंट करना है हमें या फिर उस ऑडिटर को निकालना है, तो इन सब पे फोकस करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें नॉमिनेशन का, रेम्यूनरेशन कमेटी, यानी कि इसका नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी, इसका मेन काम क्या होता है, इसका मेन काम ये होता है कि ये रिकमेंड करता है कि
कौन सा जो कैंडिडेट है वो बोर्ड पोजीशंस के लिए अच्छा है, वो परफॉर्मेंस को इवेलुएट करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें CSR कमेटी, CSR कमेटी का मेन काम क्या होता है, वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर ध्यान रखता है, जिसका मतलब होता है कि वो इस चीज़ की देखभाल करता है कि जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के जो रूल्स हैं, यानी कि जो गवर्नमेंट ने जो रूल्स बनाए हुए हैं, क्या उनको हमारी कंपनी फॉलो कर रही है या फिर नहीं फॉलो कर रही है। जैसे कि वो CSR पॉलिसी भी बनाते हैं और सजेस्ट करते हैं CSR से रिलेटेड जितने भी पॉलिसीज़ हैं, उनके स्टेप्स हैं, वो मॉनिटर करते हैं कि उनके जो CSR प्रोजेक्ट हैं वो लागू किए गए हैं या फिर नहीं लागू किए हैं। जैसे एक कंपनी है, उसने बताया कि भाई हम 1000 लोगों को इस बार बैग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लेकिन क्या वो रियल में इम्प्लीमेंट किया गया या फिर नहीं किया गया। किसी एक कंपनी ने बोला कि हम 1000 लोगों को आज 1000 लोगों के घरों पे कूलर भिजवाएंगे, गर्मी का टाइम है भाई, कंपनी ने सोचा हम आज 1000 लोगों के घरों पे कूलर भिजवाएंगे। लेकिन ये किसका काम है, ये कॉर्पोरेट CSR कमेटी यानी कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कमेटी है उसका काम है कि ये देखे कि क्या 1000 लोगों के पास कूलर पहुंचा या फिर नहीं पहुंचा। एग्जाम्पल के लिए टाटा ग्रुप जो होता है वो इन्वेस्ट करता है, बहुत ही ज़्यादा हैवी अमाउंट CSR में इन्वेस्ट करता है, जैसे कि एजुकेशन के लिए और हेल्थ केयर के लिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हमारे पास आता है स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी। इसके अंदर क्या होता है, ये फंक्शंस क्या है इसके, ये रिड्रेस करता है इन्वेस्टर के, शेयर होल्डर के ग्रीवेंसेस, जैसे कि कोई ट्रांसफ़र है, कोई डिविडेंड से रिलेटेड इशू है, इस पे ये ध्यान रखते हैं। ये मॉनिटर करते हैं एक दूसरे जो स्टेक होल्डर होते हैं उनके आपस के रिलेशंस को, और क्या जो हमारे स्टेक होल्डर हैं वो ट्रांसपेरेंट है या फिर नहीं है। मान लीजिए कोई ऐसा स्टेक होल्डर है जिसके पास कुछ इंटरनल इन्फॉर्मेशन है, कहीं वो किसी के साथ शेयर तो नहीं कर रहा, इसके ऊपर भी ये ध्यान रखते हैं। एग्जाम्पल के लिए जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है उसके जो SRC जो है वो इंश्योर करती है कि शेयर होल्डर की जो क्वेरीज हैं वो बहुत ही ज़्यादा इजली स्पेशली सॉल्व किए जाएं, जैसे कोई डिविडेंड से रिलेटेड है, AGM से रिलेटेड है, इन सभी से रिलेटेड चीज़ें। नेक्स्ट हमारे पास आता है रिस्क मैनेजमेंट कमेटी। रिस्क मैनेजमेंट कमेटी का फंक्शंस क्या होता है, ये आइडेंटिफाई करते हैं और एसेस करते हैं, मॉनिटर करते हैं एंटरप्राइज रिस्क को, यानी ये चेक करते हैं कि हमारा जो एंटरप्राइज है, हमारी जो बिजनेस है, उसमें कौन कौन से टाइप के रिस्क हैं, हमें पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, हमें किस प्रोडक्ट लाइन में काम करेंगे तो हमारी कंपनी को रिस्क नहीं होगा, कोई हमारा ऐसा प्रोडक्ट तो नहीं चल रहा जिसकी वजह से हमें कोई सोशल रिस्क हो, सोसाइटी की तरफ से कोई इशू हो, कोई इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर ये ध्यान रखते हैं। ये रिपोर्ट देते हैं बोर्ड मेंबर को अगर कोई मेजर रिस्क होता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें तो येस बैंक का जो फेलियर था वो इसलिए था क्योंकि वहाँ पे कोई रिस्क से रिलेटेड कमेटी नहीं थी। इसके बाद जो RBI थी, उसके बाद RBI ने क्या बोला, RBI ने इसके बाद एम्फेसाइज किया, यानी कि कंपनीज को कहा कि अगर आप अपने वहाँ पे रिस्क कमेटी बनाते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कुछ और भी कमिटीज़ होती हैं, जैसे नॉन मैंडेट होती हैं, यानी कि मैंडेटरी नहीं होती, ऑप्शनल होती हैं। IT कमिटीज़ यानी कि वो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर फोकस करती हैं। फाइनेंस कमेटी होती हैं, IPO से रिलेटेड कमेटी होती हैं। उसके बाद अगर हम बात करें इनसाइडर ट्रेडिंग के बारे में, देखिए अगर हम सिंपल वर्डों में मैं बताऊं आपको तो इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है कि आपके पास कुछ प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, आप उसका यूज़ करते हैं अपने बेनिफिट के लिए या फिर अपने किसी रिलेटेड के बेनिफिट के लिए। अब देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे एक कंपनी है, मान लीजिए हम एक XYZ कंपनी लेते हैं। XYZ एक कंपनी है, उसके पास एक रिपोर्ट आई कि वो अपना जो बिज़नेस है वो एक्सपेंड करने जा रही है अमेरिका में और यूरोपियन यूनियन की जितनी भी कंट्रीज है उनके अंदर, और रशिया हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया और UAE हो गया। ये अलग अलग 6-7 कंट्रीज़ हैं, उनके ऊपर ये क्या कर रहे हैं, अपना बिजनेस एक्सपेंड करने जा रहे हैं। अच्छा, ये जो हमारे पास रिपोर्ट आई है, यानी कि ये जो हमारे पास डिसीजंस आए हैं, ये क्या प्राइस सेंसिटिव हैं या फिर नहीं है? ये प्राइस सेंसिटिव हैं। अच्छा, अगर बिजनेस है, अगर वो कोई अपनी कंपनी को कोई अपना बिजनेस अगर एक्सपेंड कर रहा है किसी अदर कंट्री में, इसका मतलब क्या होगा, जब वो किसी दूसरी कंट्री के अंदर जाएगा तो अपना बिजनेस एक्सपेंड हो रहा है, उसको प्रॉफिट ज़्यादा जनरेट होगा, रेवेन्यू ज़्यादा आएगा तो प्रॉफिट ज़्यादा आएगा, यानी कि जो उसके शेयर प्राइसेस हैं वो हाई होने की ज़्यादा चांसेस है। यानी कि उस रिपोर्ट के आने के बाद शेयर प्राइसेस बढ़ सकते थे। लेकिन वहाँ पे एक पर्सन है ABC नाम का, वो पर्सन क्या करता है, वो सारी रिपोर्ट को वो एक्सेस कर सकता है, उसके पास ऐसी अपॉर्चुनिटी थी कि वो उस वाली रिपोर्ट को एक्सेस करता है
उसके बाद वो क्या जाता है, वो जो हमारा जो काम था जो एक्सपेंड का, उस वाली रिपोर्ट को 3 दिन बाद पब्लिश करना था, वो क्या करता है, वो जाके 1.5 करोड़ रुपए के शेयर खरीद लेता है। 1 रुपये का एक शेयर था कंपनी का, वो जाके 1.5 करोड़ रुपए के शेयर खरीद लेता है। अब जैसे ही कंपनी ये वाला नोटिस लेके आती है, कंपनी के जो शेयर के जो प्राइसेस होते हैं वो भाई 1 रुपये से बढ़ के 2 रुपये पे हो जाता है। अब वो जो पर्सन था ABC, उसके 1.5 करोड़ से फ़ायदा हो गया उसको 3 करोड़ का, यानी कि 1.5 करोड़ उसके बन गए 3 करोड़ का, यानी उसे 1.5 करोड़ का बेनिफिट हुआ। ये वाला जो पार्ट पूरा कहलाएगा, ये हमारा कहलाएगा इनसाइडर ट्रेडिंग। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो की टर्म्स होते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग का, इनसाइडर कौन होगा? अ पर्सन कनेक्टेड विद द कंपनी हु हैज एक्सेस टू अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। देखिए इनसाइडर आप किसे बोलेंगे? इनसाइडर आप एक ऐसे पर्सन को बोलेंगे जो कंपनी के साथ जुड़ा हुआ है और उसके पास एक कुछ ऐसी प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है जो अभी तक अनपब्लिश्ड है, यानी कि अभी तक उसे लोगों को बताई नहीं गई है। नेक्स्ट अगर हम बात करें अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन क्या होगी? ऐसा कोई भी मटेरियल इन्फॉर्मेशन, मटेरियल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, मटेरियल इन्फॉर्मेशन जो पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं किया गया है क्योंकि वो प्राइस जो शेयर प्राइस था उसे अफेक्ट कर सकते थे। एग्जाम्पल के लिए हम बात करें तो मर्जर है, फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैं, डिविडेंड है, एक्विजिशंस हैं और ऑल्सो एक्सपेंशन है, जिसका मैंने एग्जाम्पल आपको दिया। ट्रेडिंग की अगर हम बात करें, यानी कि कैसे माना जाएगा कि भाई ये ट्रेडिंग का पार्ट है या फिर नहीं है, तो ट्रेडिंग के लिए अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारे पास आता है कोई भी बाई कर रहा है, सेल कर दिया, डीलिंग करी कंपनीज के सिक्योरिटीज़ में, वो सभी पार्ट ट्रेडिंग के अंदर आएगा। जैसे आप सभी को पता है अभी हमारी जो इंडिया की कंपनी है अडानी के ऊपर जो हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट थी वो पब्लिश हुई थी। तो उस टाइम पे हुआ क्या था, अभी मतलब जब ये सारा मतलब मामला सेटल हो चुका है अभी, तो उस टाइम पे हुआ क्या था, जो अडानी के ऊपर जब उन्होंने हिंडनबर्ग ने चार्जेस लगाए तो उनके जो हिंडनबर्ग के जो ऑनर थे, जॉर्ज सोरोस करके उनका नाम है, उन पर्सन ने क्या किया, बहुत सारे जो शेयर्स हैं उन्होंने उसको शॉर्ट कर दिया। शॉर्ट मतलब कम प्राइस पे उन्होंने उसको बेच दिया पहले। अब उसके बाद जब उनका पैसा, वो जब क्या कहते हैं, वो सारा शेयर जब यानी कि पैसा जब गिर जाता है, गिरता रहता है, तो वो क्या करते हैं, वो सारा चीज़ उसे खरीद लेते हैं, यानी कि वो वापस से खरीद लेते हैं जो जॉर्ज सोरोस की कंपनी होती है। तो इसमें क्या होता है, ये उनको प्रॉफिट होता है, लेकिन ये इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं कहा जाएगा क्योंकि वो जॉर्ज सोरोस जो है वो अडानी एंटरप्राइजेज के किसी भी कंपनी से जुड़े हुए नहीं थे। मैं आपको बस ये कहना चाहता हूँ तो कि कैसे कोई एक रिपोर्ट, कोई प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन कैसे कंपनी को अप डाउन कितना फ्लक्चुएट करवा देती है। तो ये हो गया हमारे पास ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास तो विसल ब्लोइंग रेफर्स टू द एक्ट ऑफ एक्सपोजिंग अनएथिकल, इलीगल और इम्प्रॉपर कंडक्ट विथिन एन ऑर्गेनाइजेशन बाय एन एम्प्लॉय, स्टेकहोल्डर और एक्सटर्नल पर्सन। द पर्सन हु डिस्क्लोज सच इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड अ विसल ब्लोअर। अब विसल ब्लोअर रिपोर्ट्स मिसकंडक्ट दैट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक, शेयर होल्डर और द ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ। यहाँ हमें इन सभी जो जितनी भी लाइन मैंने यहाँ पे बोली इसका मतलब एक ही है कि अगर कोई भी पर्सन है, कंपनी के अंदर कोई अगर अनएथिकल कंडक्ट हो रहा है, वो जाके उसकी रिपोर्ट किसी को अगर बताता है, वो जाके उसे डिस्क्लोज करता है, तो वो पर्सन विसल ब्लोअर कहलाएगा। और ये सारी जो चीज़ें हुई उसे हम विसल ब्लोइंग कहते हैं। जो विसल ब्लोइंग होते हैं ये अलग अलग टाइप के होते हैं। कुछ इंटरनल होते हैं, यानी कोई अंदर का ही एम्प्लॉय है। कुछ एक्सटर्नल होते हैं, जैसे कि कोई मीडिया है, कोई पुलिस है, रेगुलेटर है, जैसे सेबी की तरह। कोई पर्सनल है, कंसर्न है, यानी कि कोई मान लीजिए इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई पर्सन है, कोई कमिटी है, वो क्या करती है, वो कंपनी में जाती है, उसे कुछ ऐसा पता चलता है कि ये लोग तो भाई कुछ ऐसा गलत काम कर रहे हैं जिससे इन्वायरमेंट के ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो वो क्या करते हैं, वो वाले पार्ट लेते हैं और जाके कमिटीज़ को जाके वो बता देते हैं। तो ये वाला पार्ट भी हमारा विसल ब्लोइंग कहलाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंपॉर्टेंस ऑफ विसल ब्लोइंग इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस, देखिए इंपॉर्टेंस तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि ये ट्रांसपेरेंसी को जो है वो प्रमोट करता है और ये प्रोटेक्ट करता है स्टेक होल्डर को, यानी कि जितने भी हमारे इन्वेस्टर्स होते हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, इन्वेस्टर्स हैं, ये सारी लोगों को ये प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ये स्ट्रेंथन करता है कंप्लायंस को, यानी जितने भी रूल्स और रेगुलेशन हैं इनको फॉलो करवाने में भी ओवरऑल ये हेल्प करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें अर्ली डिटेक्शन, देखिए कोई भी फ्रॉड हो जाए और वो उसके बाद पकड़ा जाए ये एक अलग बात है, लेकिन अगर कोई फ्रॉड होने वाला हो और अगर वो पकड़ा जाए तो उससे क्या होगा, उससे वो जो कंपनी है उसकी इमेज के ऊपर इतना ज़्यादा डेंट नहीं लगता है। जैसे मान लीजिए अगर कोई XYZ कंपनी है, उसके वहाँ पे एक फ्रॉड हो रहा है जो अभी 50 लाख तक पहुँचा है,
अब भाई अगर वो 50 लाख के करीब में जब वो स्कैम पहुंचाए और फ्रॉड पहुंचाए, उसी वक्त अगर कोई पर्सन जाके आइडेंटिफाई करता है और जो कमिटी होती है उसे जाके बता देता है, या फिर हमारे जितने भी जो गवर्नमेंट जो कमिटीज़ हैं अगर जाके उन्हें बता देता है, तो क्या होगा? 50 जो लाख का जो स्कैम हो रहा है उसके ऊपर तो कोई भी स्कैम नहीं होगा। लेकिन अगर वही भाई वो बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, आगे चल के भाई देख रहे हैं भाई ये तो 1800 करोड़ का स्कैम हो गया यहाँ पे, तो सोचिए कंपनी के ऊपर कितना बुरा इंपैक्ट पड़ेगा। और साथ में कंपनी के ऊपर ही नहीं, वो जो कंपनी है उसके शेयर प्राइसेस नीचे हो जाएंगे, डाउन होते जाएंगे, डाउन होते जाएंगे। जैसा हम सभी देखते हैं आजकल कई सारे हमने बैंक्स के शेयर, मुझे नाम नहीं याद आ रहा कौन से बैंक में हुआ था, यस बैंक था, ऐसे करके एक बैंक था जिसपे आज के काफ़ी टाइम से पहले कोई स्कैम निकल के आया था, मैं नाम भूल रहा हूँ शायद, और उसमें उसके शेयर प्राइसेस एकदम भाई 300 साढ़े 300 रुपये के करीब था, और अभी मार्केट में वो 16-17 रुपये के हिसाब से वो ट्रेड कर रहा है। मैं अडानी एंटरप्राइजेस का एग्जांपल देता हूँ। अडानी एंटरप्राइजेस के ऊपर भी जैसा ही जब ये पता चला था कि कुछ रिपोर्ट जब हिंडनबर्ग ने निकाला था, तो जो उनका 3200 रुपये का शेयर था वो टूट के सीधे 850 रुपये पे पहुंचा था अडानी एंटरप्राइजेस का। उनके जो अडानी पावर का था, यानी अडानी इलेक्ट्रिसिटी के जो शेयर थे, वो कैसे 850-900 रुपये के करीब ट्रेड कर रहे थे, वो करीबन 420 रुपये के करीब में पहुंच चुके थे। तो ये देखिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होता है, और सेंसिटिव अगर कोई ऐसे स्कैम करता है तो केवल कंपनी के ऊपर इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, जो उस कंपनी से जुड़ा हुआ है, कोई भी एम्प्लॉय है, कोई भी स्टेक होल्डर है, शेयर होल्डर है, अगर वो उससे जुड़ा हुआ है तो ये इसके ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो लीगल बॉडीज़ कौन कौन सी हैं, तो लीगल प्रोटेक्शन जो दिया जाता है इंडिया के अंदर वो दिया जाता है 2014 के हिसाब से, विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट 2014। लेकिन गवर्न कौन करता है? कंपनीज एक्ट 2013। देखिए सेक्शन 177 जो होता है वो मैंडेट करता है कि विजिल मैकेनिज्म फॉर लिस्टेड एंड सर्टेन पब्लिक कंपनीज, यानी जितने भी लिस्टेड पब्लिक कंपनीज हैं और कुछ सर्टेन पब्लिक कंपनीज हैं उनके ऊपर ये मैंडेट करता है कि ऐसा किया जा सकता है। अलाउ करता है डायरेक्टर्स एम्प्लॉयज़ कि वो रिपोर्ट कर सकें बिना किसी डर के किसी भी कमेटी को, ऑडिट कमेटी टू ओवरसी कंप्लेंट्स, यानी ऑडिट कमेटी के पास ये राइट होता है कि वो उस सारी कंप्लेंट को वो देखभाल करें। अब विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट 2014 की अगर हम बात करें, ये प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन किसको? विसल ब्लोअर को। यानी कि देखिए भाई अगर आप किसी भी कंपनी के खिलाफ अगर कोई आप स्कैम उजागर करने जा रहे हैं, किसी को बताने जा रहे हैं, भाई कंपनी के पास कितना बड़ा बड़ा पैसा होता है। अगर हम बात करें, मान लीजिए अभी कोई बाहर की कंपनी है, मैं गूगल की बात करता हूँ, गूगल एक इतनी बड़ी कंपनी, गूगल के पास कितना बड़ा फंड होगा, कितने सारे उसके पास पैसे हैं, भाई आप सोच भी नहीं सकते। अगर वहाँ पे अगर कोई स्कैम चल रहा है, अगर कोई पर्सन सोच भी रहा है ना कि मैं बता दूंगा ये सारी स्कैम, जाके बाहर वाले पर्सन को बता देता हूँ, तो इससे क्या होगा? इससे कंपनी का नुकसान होगा। तो कंपनी के जो लोग हैं जो स्कैम कर रहे हैं वो क्या चाहेंगे? भाई इस पर्सन को तो मार ही दो, डेथ थ्रेट तक होते हैं लोगों को, यानी कि जान से मारने की धमकी। कई सारी जगह पे तो ऐसा हुआ है कि उनको जान से मार भी तक दिया गया है। तो जो पर्सन ऐसा रिपोर्ट कर रहा है, जो पर्सन विसल ब्लोअर है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास एक्ट है 2014, जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है इंडिविजुअल को जो एक्सपोज कर रहा है किसी भी टाइप को करप्शन को, और जो कोई भी मिसयूज कर रहा है पावर को पब्लिक इंस्टीट्यूशन में। जैसे कि ये अप्लाई करता है मेनली पब्लिक सेक्टर और गवर्नमेंट बॉडीज़ में। अगर हम सेबी के रेगुलेशंस की बात करें तो लिस्टेड कंपनीज मस्ट हैव विसल ब्लोअर पॉलिसी, यानी कि जितनी भी लिस्टेड कंपनी है उनकी एक विसल ब्लोअर पॉलिसी होनी चाहिए। यानी कि मान लीजिए मैं एक पर्सन हूँ, मैं विसल ब्लोअर हूँ, मैं जाके एक कंप्लेन करना चाहता हूँ, मैं एक कंपनी में जाके एक कमेटी ढूंढ रहा हूँ, तो कमेटी मुझे कैसे पता चलेगी? क्या मैं जाके टॉप कमेटी से पूछूंगा भाई कहाँ है वो विसल ब्लोअर वाली कमेटी? ऐसा मुश्किल नहीं है। वो क्या बताएगा मेरे को, भाई तुम कहना क्या चाहते हो पहले तो उससे ये बताओ। तो पता लगा भाई मुझे कुछ चीज़ बताने से पहले ही ख़त्म कर दिया वहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम बताते हैं तो ये सारे जितने भी रिटेलिएशन होते हैं वो विसल ब्लोअर के अगेंस्ट उन्हें स्टॉप करते हैं। यानी कि जो भी पर्सन है, मान लीजिए अगर वो आपका एम्प्लॉय है तो आप उसे बाहर नहीं निकाल सकते, आप उसकी सैलरी नहीं रोक सकते। अब कुछ ना कुछ क्या कहते हैं, कंपनीज एक्ट मैंडेट कर देता है इसको। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट हमारे पास आता है शेयर होल्डर एक्टिविज्म। देखिए इससे पहले मैं आपको शेयर होल्डर एक्टिविज्म बताऊं, इससे पहले हम जान लेते हैं कि इंडिया के अंदर कुछ केसेस हुए थे जो विसल ब्लोअर से रिलेटेड हैं, तो उनको जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इस केसेस को अगर अपने आंसर्स में मेंशन करते हैं तो भाई आपको ज़्यादा ही मार्क्स मिलेंगे। तो सबसे पहले क्या था, एक इन्फोसिस विसल ब्लोअर केस था, 2019 के अंदर ये हुआ था। एक जो एनोनिमस विसल ब्लोअर था वो अलेज करता है कि जो सीईओ हैं वो अनएथिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं, और इसमें क्या करती है, इसमें सेबी एक इंटरनल जांच बैठा देती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है सत्येंद्र दुबे, जो NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो इंजीनियर हैं। ये मुझे फुल फॉर्म इसका शायद से मेरा गलत है,
बट जो भी है यही होगा मेरे हिसाब से। तो एक्सपोज करता है करप्शन को, यानी कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट कोई इंडिया की तरफ से लॉन्च किया हो गया, जो NHAI कंपनी है, उन्होंने उसमें बताया कि जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो प्रोजेक्ट है उसमें कोई करप्शन चल रहा है। वो क्या करा, उनका मर्डर कर दिया गया, जो विच ट्रिगर डिमांड फॉर स्ट्रॉन्गर विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन इन इंडिया। जब उनका मर्डर हो गया उस टाइम पे क्या बताया गया, जो लोग थे यानी कि जो हमारी जो कमिटीज़ थी जो विसल ब्लोअर के ऊपर कई सारी अपनी जो पॉलिसीज़ बनाती हैं, उन्होंने बताया कि जो विसल ब्लोअर पॉलिसी है उसको और ज़्यादा स्ट्रिक्ट करने की ज़रूरत है इंडिया के अंदर, और जो विसल ब्लोअर की प्रोटेक्शन है उसको भी बढ़ाने की ज़रूरत है। नेक्स्ट हमें एक और चीज़ जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होते हैं। देखिए एडवांटेज तो हमने अभी ऊपर पढ़े, इंपॉर्टेंस के अंदर एडवांटेज आ गया, लेकिन डिसएडवांटेज क्या होते हैं। कई बार क्या होता है, पर्सनल खुन्नस की वजह से क्या होता है, आदमी फॉल्स एलिगेशंस लगा देता है एक दूसरे के ऊपर। तो भाई जैसे हम सभी देखते हैं, भाई मेरे को ना किसी और से दुश्मनी है समझ लो, मैं जाके क्या बोलता हूँ, भाई ये ना बंदा बहुत ख़राब है। तो ऐसे ही मान लो किसी कंपनी के अंदर दो लोगों में कोई प्रॉब्लम चल रही है, और एक कंपनी का टॉप मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है और एक नीचे वाला है, तो वो क्या करेगा, वो कंपनी के खिलाफ ही जाके बोलेगा भाई ये तो अनएथिकल कंडक्ट कर रहा है। तो इससे क्या होगा, कंपनी की जो गुडविल है, कंपनी के जो ब्रांड है, उनको क्या होता है, डेंट पहुंचता है, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो लीगल बैटल है, लॉन्ग इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, और क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड अगर हम बात करें, अगर किसी कंपनी के खिलाफ अगर कोई एक्शन होता है, अगर यानी कि अगर विसल ब्लोअर फाल्सली क्लेम कर दिया जाता है, तो भी उसके ब्रांड को, गुडविल को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। शेयर होल्डर एक्टिविज्म, शेयर होल्डर एक्टिविज्म का मतलब ये होता है, जितने भी जो शेयर होल्डर हैं वो अपने शेयर होल्डर्स हैं वो अपने हिसाब से वो एफर्ट लेते हैं जिससे कि वो अपना राइट एक्सरसाइज करते हैं और कंपनी के बिहेवियर्स को जो होता है उसे इन्फ्लुएंस करते हैं, यानी कि अपने साइड करते हैं। अब देखिए अगर हम अंदर जाएंगे तो अभी डिटेल में हमें पता चलेगा फॉर्म्स कौन कौन से होते हैं। वोटिंग एट एजीएम, यानी कि वोटिंग करते हैं एनुअल जनरल मीटिंग में, डिमांड करते हैं चेंजेस इन कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स पॉलिसीज़ में, लीगल एक्शन है, प्रॉक्सी बैटल्स हैं। अगर हम बात करें बेनिफिट्स के, तो बेनिफिट्स क्या होता है शेयर होल्डर एक्टिविज्म का, ये एनहांस करता है अकाउंटेबिलिटी को, इंश्योर करता है मैनेजमेंट को, जिससे कि वो शेयर होल्डर के जो इंटरेस्ट हैं उसे भी वो ध्यान में रख सकें। ये जो मिसयूज़ ऑफ पावर है उसे भी ये हेल्प करता है कि उसे मिसयूज़ नहीं किया जाए। अगर हम इंडियन एग्जाम्पल की बात करें, यानी कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें, तो 2014 के अंदर शेयर होल्डर ऑफ इन्फोसिस वोटेड अगेंस्ट अ प्रपोज्ड पे हाइक फॉर टॉप एग्जीक्यूटिव, यानी कि जो हमारा जो एजीएम हो रहा था, क्या कहते हैं, एक मीटिंग हो रही होगी, तो 2014 के अंदर इन्फोसिस में तो टॉप जो मैनेजमेंट थे उनकी सैलरी हाइक की बात हो रही थी कि इनकी सैलरी हम बढ़ा देते हैं। तो उनके जो वोट हुआ वो उनके अगेंस्ट में हुआ, जिससे कि उनके जो टॉप एग्जीक्यूटिव है उनकी सैलरी ना बढ़े। नेक्स्ट अगर हम बात करें रोल ऑफ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, सबसे पहले बात ये कौन लोग होते हैं, ये लार्ज ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड हो गया, HDFC AMC। अब देखिए म्यूचुअल फंड के बारे में हम सभी को पता होगा, म्यूचुअल फंड क्या होता है, जैसे हम शेयर प्राइस खरीदते हैं वैसे हम किसी भी फंड में जाके इन्वेस्ट कर देते हैं, तो वो म्यूचुअल फंड है। और म्यूचुअल फंड के पास बहुत मोटा पैसा होता है भाई एकदम, क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं, अपना छोटा छोटा पैसा क्या होता है उस फंड को म्यूचुअली देते हैं, जिससे कि वो पैसा किसी बड़ी कंपनी में लगा सकें और कहीं पे भी इन्वेस्ट कर सकें जो हमें रिटर्न देता हो। इसी तरह और भी कई सारे फंड होते हैं, जैसे पेंशन फंड हो गया, इंश्योरेंस कंपनीज हो गई, सोवरेन वेल्थ फंड हो गया। इम्पैक्ट क्या होता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का, देखिए सबसे पहले तो ये सिग्निफिकेंस वोटिंग पावर को दिखाता है, डिमांड करता है ट्रांसपेरेंसी को, यानी कि ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी को। ये ऑफ्टन इंसिस्ट इन बेटर ESG यानी कि इन्वायरमेंटल सोशल गवर्नेंस प्रैक्टिस को ये इन्हांस करता है कि ये बेटर हो, मतलब ये अच्छी तरीके से हो सके। अगर हम बात करें चैलेंजेस क्या क्या होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं कई बार। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मतलब कि दो पार्टी के बीच में क्या होता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, जैसे ऑर्गेनाइजेशन हो गए, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो करने वाले लोग हो गए उनके बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है। ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहता है कि उसका ऑब्जेक्टिव अचीव हो, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर करने वाले जो लोग हैं वो क्या चाहते हैं उनका ऑब्जेक्टिव अचीव हो सके। पैसिव इन्वेस्टमेंट बिहेवियर होता है। नेक्स्ट हमारे पास आएगा क्लास एक्शन सूट्स। ये क्या होता है, जब कोई लीगल एक्शन लिया जाता है किसी भी कंपनी के अगेंस्ट बाय अ ग्रुप ऑफ शेयर होल्डर एंड डिपॉजिटर, तो उसे हम कहते हैं क्लास एक्शन सूट। इसका लीगल प्रोविजन जो होता है वो सेक्शन 245 होता है अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013। ये एप्लीकेबल कब होगा, जब कोई डायरेक्टर मिसमैनेजमेंट कर रहा है या फिर कोई फ्रॉड डिटेक्ट किया गया है या फिर कंडक्ट किया गया है। ये क्या होता है, इसका पर्पस क्या होता है, मेनली पर्पस ये होता है कि भाई अगर कोई भी फ्रॉड हो रहा है या फिर डिटेक्ट किया गया तो उसे रोक सकें, जो अकाउंटेबिलिटी है उसे इंश्योर किया जा सके कि उसे अकाउंटेबल बना दिया जाए किसी भी पर्सन को। नेक्स्ट हमारे पास आता है CSR एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस।
यानी कि CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए CSR जो है वो सेक्शन 135 के कंपनीज एक्ट 2013 में डिफाइन किया गया है। मैंडेटरी कौन कौन सी कंपनीज के लिए, देखिए हर किसी कंपनी के लिए मैंडेटरी नहीं है। जो अभी जैसे कि हमारे पास यहाँ पे कुछ डिटेल दी गई है, जिनका जो नेटवर्थ है वो 500 करोड़ से ज़्यादा है, जिनका जो टर्नओवर है वो 1000 करोड़ से ज़्यादा है, और जिनका जो नेट प्रॉफिट है वो 5 करोड़ से ज़्यादा है, उन्हीं लोगों को ये सारे जो CSR के रूल्स हैं उन्हें फॉलो करना है। अब देखिए मेन इसमें बात जो आती है, हर साल 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट स्पेंड होना चाहिए CSR के ऊपर। यानी अगर आपके पिछले 3 सालों का मिला के एवरेज करके 2 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है तो उसका 2% पैसा खर्च होना चाहिए CSR के ऊपर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर। जो हमने अभी पढ़ा था CSR कमेटी ऊपर, उसी का मेन काम यहाँ पे होता है, जिसमें हमें डायरेक्टर वगैरह कुछ बताए गए हैं, तो ये आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। मैं एक बार दिखा देता हूँ ऊपर से। CSR कमेटी के अंदर 3 और उससे ज़्यादा डायरेक्टर होने चाहिए, जिसके अंदर कम से कम एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो। लिंक क्या होते हैं गवर्नेंस के साथ में? CSR रिफ्लेक्ट करता है एथिकल स्टांस ऑफ कंपनी, यानी कि एथिकली काम कर रहे हैं वो लोग। ट्रांसपेरेंट CSR स्पेंडिंग इंप्रूव करता है स्टेक होल्डर के ट्रस्ट। अब देखो भाई, कोई भी पैसा अगर CSR कमेटी के पास जा रहा है तो पैसा किसका है? ये पैसा हमारे स्टेक होल्डर यानी कि शेयर होल्डर्स का है, उनके एम्प्लॉयज़ का है किसी कंपनी का, क्योंकि उन्हीं की सैलरी में से तो कट पीट के जाता है। किसी भी शेयर होल्डर को जब डिविडेंड में से ही पैसा उसको जब नहीं दे रहे हो, आपका वही पैसा तो वहाँ जा रहा है। तो इस सभी चीज़ों के ऊपर ये ध्यान रखते हैं। देन CSR के एरियाज़ क्या क्या हो सकते हैं? आपका एजुकेशन है, हेल्थ है, सैनिटेशन है। यहाँ पे CSR का एरिया इसलिए मेंशन किया गया है कि आप भाई दिखा सको आप लोगों को कि भाई कि हम काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि आपने बस झूठ मूठ का बोल दिया, चलो ठीक है हम ऑक्सीजन बना रहे हैं, हर जगह इधर उधर सप्लाई कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं माना जाएगा। आप किसी के एरिया पे काम कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट अगर चेक करने के लिए आएगी तो आपको गवर्नमेंट उसे चेक करके वेरीफाई कर सके। वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर है, इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन के ऊपर है। अब देखिए एजुकेशन हेल्थ के ऊपर क्या काम कर सकते हैं? आप कोई ऐसा हॉस्पिटल बना दो, एजुकेशन से रिलेटेड आपके आसपास में कोई एक स्कूल बना दो छोटा सा, जो बेचारे गरीब बच्चे हों उनको वहाँ पे आके पढ़ सकें, जिनके घर वालों के पास पैसा नहीं हो तो उसमें आके उनको पढ़ा सकें। सैनिटेशन यानी थोड़ी बहुत साफ़ सफाई, इन सब के रिलेटेड भी है। वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर क्या है कि आप इंसेंटिव प्रोवाइड करो, जो आपके वहाँ पे वुमेन, क्या अभी हमने बात किया था, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है उसमें वुमेन रखो, एम्प्लॉयज़ जो हैं उसमें वुमेन को थोड़े बहुत हायर करो, जिससे कि क्या हो, जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करते हैं ओवरऑल, ये बताया गया इसमें। नेक्स्ट हमारे पास आता है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के ऊपर। भाई आप पेड़ पौधे लगा दो अलग अलग जगहों पे, और मान लीजिए कोई नदी बह रही है, नदी बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड है, तो वैसे तो ये सारा काम सरकार का होना चाहिए, बट ये बताया गया है कंपनीज़ के लिए कि अगर कोई नदी बहुत ज़्यादा गंदी है, अगर आप उसकी साफ़ सफाई भी करवाते हो, देखभाल करवा देते हो, कोई पार्क बनवा देते हो, तो ये सारा काम भी हमारा CSR के अंदर ही आएगा। देखिए नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है गांधीयन कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रस्टीशिप, जिसका मतलब क्या होता है, बैकग्राउंड क्या है। सबसे पहले ये महात्मा गांधी के द्वारा प्रोपाउंड किया गया था, यानी फाइंड किया गया था, जिसकी फिलॉसफी हमें ये सजेस्ट करती है, आपके पास अगर पैसा है, आपके पास अगर ताकत है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसका क्या कहते हैं उसे बुरी तरह से उपयोग करेंगे या फिर लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए उपयोग करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके पास अगर कोई ताकत है, अगर आपके पास पावर है, तो आप उसे यूज़ करें जिससे कि सोसाइटी का वेलफेयर हो। भाई सिंपल वर्डों में मतलब ये है कि इफ़ यू हैव पावर, इफ़ यू हैव मनी, देन आप पब्लिक के वेलफेयर के लिए उसे यूज़ करो, ना कि ऐसे कि पब्लिक का नुकसान हो जाए उससे। प्रिंसिपल्स क्या क्या होते हैं, यानी कि सबसे पहले नो एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि कैपिटल जो होता है वो शुड नॉट बी यूज सेल्फलेसली, यानी कि अपने ऊपर ही केवल इस्तेमाल न करो। भाई किसी के पास एक कंपनी है, वो 1000 करोड़ की कंपनी है, वो क्या करते हैं, उसके जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं अपने लिए महंगे महंगे कार खरीद रहे हैं, और उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो बेचारे गरीब पैदल चल चल के आ रहे हैं। तो भाई ये गलत बात है, तो इसी सब के ऊपर ध्यान दिया गया है। उनके लिए भी आप एक बस खरीद सकते हो जिससे कि वो आना जाना कर सकें। तो ये इन्हीं सारी चीज़ों को ये दिखाता है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें, बिजनेस सिस्टम मस्ट इंश्योर सोशल सोसाइटी का वेलफेयर उनको ध्यान रखना चाहिए। जैसे मैंने अभी आपको बताया, कोई पार्क बनवा दे, कोई छोटा सा हॉस्पिटल बनवा दें जिसमें नॉर्मल से बीमारियां थोड़ी सी दूर करवा दी गई, कोई एक सरकारी अस्पताल है वहाँ पे चेकिंग की मशीन आप भिजवा सकते हो, जैसे MRI, CT स्कैन, इन सब से रिलेटेड। नेक्स्ट अगर हम बात करें वॉलंटरी और सेल्फ रेगुलेशन, जैसे कि मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर इसमें बात की, यानी कि अगर कोई आपके ऊपर मॉनिटर नहीं भी कर रहा है, यानी कोई अगर आपको नहीं भी देख रहा है, फिर भी आप क्या करो, और आप जो एथिकल कंडक्ट है उसको ही करो। ये प्रमोट क्या करता है, ये एप्लीकेशंस क्या क्या हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर, इसके प्रमोट करता है एथिकल बिजनेस को, इनकरेज करता है सोशल जस्टिस को और इक्विटी को। इक्विटी यानी कि इक्वालिटी ही होता है ये। आप देखिए नेक्स्ट हमारे पास आता है अलाइन विद CSR एंड स्टेक होल्डर थ्योरी। कोर्ट की अगर हम बात करें, जो गांधी जी के द्वारा दिया गया था, अ ट्रस्टी हैज़ नो पर्सनल राइट्स
टू होल्ड और यूज़ वेल्थ ही मस्ट यूज़ इट फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर। यानी कि अगर कोई ट्रस्टी है, जिसको कोई पर्सन अगर उसको कोई भी बहुत सारे धन का अगर ट्रस्टी बना के गया है, तो उस धन का, उस वेल्थ का वो अपने लिए यूज़ नहीं कर सकता। उससे उस धन का यूज़ तो गरीब के कल्याण के लिए, जो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए यूज़ करना चाहिए। अब देखिए फाइनल जो एग्ज़ाम रेडी पॉइंटर्स हैं, ये हमारे पास कुछ है। अगर आप इन्हें पढ़ते हैं तो आपका पूरा का पूरा यूनिट भाई एकदम क्लियरली कंप्लीट हो जाएगा मतलब। और ये हमारे पास यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, कुछ शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हैं और हमारे पास कुछ लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, जैसे कि 5, 6, 7, 8 कुछ क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे दिए गए हैं। तो आप अभी अगर आप ये वीडियो देख चुके हैं तो आप इन क्वेश्चन को एक बार प्रैक्टिस करिए। जैसे कि मैंने अभी आपको, अब देखिए भाई, अगर आप कोई भी क्वेश्चन देखते हैं तो मैंने आपको सारी चीज़ में बताई है। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करता हूँ, इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है, लीगल और एथिकल डायमेंशंस क्या है, इसके बारे में एग्जांपल दीजिए। मैंने आपको ये पढ़ा दिया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, गांधीयन कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रस्टीशिप के बारे में डिस्कस कीजिए, क्या होता है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस में कैसे हेल्पफुल है, इसके बारे में अगर हम बात करें, ये भी मैंने आपको पढ़ा दिया है। इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस कीजिए, अलग अलग टाइप के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो होते हैं वो कैसे होते हैं, यानी डायरेक्टर एग्जीक्यूटिव, नॉन एग्जीक्यूटिव, इंडिपेंडेंट, ये सारे डायरेक्टर के बारे में डिस्कस कीजिए। तो ये सारी डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में दे चुका हूँ। और अब हमारा यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 की वीडियो मैंने अपलोड कर दी है। और अगर आप सभी को इसके नोट चाहिए तो ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन कर दूंगा, आप उसको ज्वाइन करिए। और हाँ, अगर पूरी वीडियो देखी है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।